हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सबका कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता हूं। उसी क्रम में अभी आपके हाल ही में पैरा एथलीट गेम समाप्त हुए हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि भारत ने इस खेल के अंदर कैसा प्रदर्शन रहा भारत का, और कौन से देश ने बेहतर प्रदर्शन किया, कितने हमारे यहाँ गोल्ड आए या कितने पदक आए, इन सब के विषय में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपनी क्लास के तरफ। आज आपका मोटिवेशनल कोट है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वही सूर्य बन के चमकता है। दोस्तों, जो मतलब कड़ी मेहनत करता है, रात को रात नहीं समझता है, अपने गोल के लिए वो तय करता रहता है कि हमारे लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, वो रात और दिन में बहुत भेद नहीं करता, वही आपके एक न एक दिन सूर्य बन के चमकता है। आइए दोस्तों चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पैरा एथलीट पे चर्चा करें, तो ये पैरा ओलंपिक गेम का लोगो है। इसको क्या बोलते हैं? एगिटोस। इसको क्या बोलेंगे? एगिटोस। दोस्तों, ये आपका लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द हो जाएगा? लैटिन। इसका अर्थ होता है मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ध्यान देना, आपकी एक रेड पट्टी, एक नीली और एक हरे कलर की पट्टी होती है। ठीक, आइए दोस्तों इसके विषय में और बात करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की मुख्य बातें। दोस्तों, इसके अंदर आपके आइए देखते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 दुनिया भर के विकलांगों एथलीटों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इस बार भारत ने अपने 84 एथलीटों को 12 खेलों के अंदर शामिल होने के लिए पेरिस में भेजा था। तो आइए वहाँ, लेकिन आयोजन तो आपके और खेलों के हुए थे ना। आइए बात करते हैं और खेलों में कितने आयोजन होते। इस आयोजन में 22 खेलों में 44 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 549 जिसमें आपके 549 पदक स्पर्धाएं थी। यानी आपके खेल तो 22 ही तरह के थे, लेकिन उसमें अलग अलग स्पोर्ट इवेंट हुए थे, जो कितने थे? 549 पदक। 549 का मतलब जैसे आपका रेस के अंदर हो जाता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ऐसे हर खेलों में कैटेगरी होती है। शूटिंग में अलग आपकी HS1 होती है, कुश्तियों में अलग हो जाती है कैटेगरी भार वर्ग के अनुसार। ऐसे ही कितने आयोजन हुए थे आपके? 549 आयोजन। खेल कितने तरह के शामिल किए गए थे? 22 तरह के। एथलीटों ने, कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो आपके 4400 एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इस वर्ष का 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये आपका जो आयोजन हुआ था, कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था। जैसा कि आप सबको पता है कि हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 4 साल में इसका ऐसा रखा जाता है कि जैसे आपके 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक। इसी के अंदर ये पैरा ओलंपिक भी शामिल कर लिया गया है। तो इसमें आपके क्या होता है कि जैसे आपका शीतकालीन अगला आपका 2026 में होगा, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगला आपका 2028 के अंदर होगा। यही है दोस्तों। ठीक, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे आपके? आइए दोस्तों देखते हैं। उद्घाटन समारोह प्ले डे लॉन कार्ड पेरिस में हुआ और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस के अंदर हुआ। दोस्तों, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता इसके फ्रांस के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इसके उद्घाटनकर्ता हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, भारत की तरफ से इसमें आपके ध्वजवाहक कौन बने थे? उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक आपके दोस्तों सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। ठीक,
चीन ने लगातार छठी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोस्तों चीन लगातार आपके 6 सालों से फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रहा है पैरा ओलंपिक के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, इसमें इस बार तो उसने भी झंडे गाड़ दिए। इस बार उसने 94 स्वर्ण। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट विनर को आपको हमेशा ध्यान में रखना हो। 94 स्वर्ण सहित कितने टोटल पदक जीते? 221 पदक। इसी के अंतर्गत आपका आता है दूसरे नंबर पे कौन था दोस्तों? तो दूसरी नंबर पे आपके ग्रेट ब्रिटेन ने 49 स्वर्ण सहित कुल 124 पदक जीते। तीसरे स्थान पे आपका यूएसए आ जाता है, जिसने 36 स्वर्ण के साथ जीता था। ये यूएसए आपका 3rd रैंक में आ जाता है। ठीक दोस्तों, भारत की अगर आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या रहा है हमारे यहाँ, कैसे ये आया और कैसे पैरा ओलंपिक ये शुरू हुआ, कैसे ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में इंग्लैंड के स्टोकमैंडविले में हुई। कहाँ पे हुए दोस्तों? 1948 के अंतर्गत आपका इंग्लैंड के अंतर्गत हुए। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों इसके विषय में और क्या है। सर लुडविग गुटमैन, जो रीढ़ की हड्डी की चोटों के पीड़ित के इलाज कर रहे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में आपके घायल हुए थे, उनका दिग्गजों का ये इलाज कर रहे थे। तभी इनके दिमाग में विचार आया, क्यों ना ओलंपिक गेमों की तरह हम इन एथलीटों को इनको भी मौका दें इसी प्लेटफार्म के अंदर, जो विकलांग वगैरह हो गए हैं, जो लड़ाई या दुर्घटना में उनके अंग गंवा चुके हैं, उनको भी खेल का मौका दिया जाए, वो भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके आपके सामने। यही सब विचार उनके दिमाग में आया, तो यहीं से इसका जन्म हुआ। पहली बार ये कब शामिल हुआ? 1960 में रोम इटली में पहले आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है आपका? 1976 में पहली बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों? स्वीडन में हुआ। ठीक दोस्तों, आइए और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी आईपीसी का गठन आपके 1989 में किया गया, जिसने पैरा ओलंपिक खेलों का संगठन और संचालन को संचालित किया। ठीक दोस्तों, आईपीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने खेलों के नियम और दिशा निर्देश तय किए और पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली बनाया। इसको दोस्तों ले गए आपके पूरे ग्लोबली मंच पे, और इसको खेलों का, ताकि खेल के प्रति विकलांग अपना वहाँ प्रदर्शन कर सके और दिखा सके आपको अपना प्रदर्शन बेहतरीन तरीके से। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सियोल में दक्षिण कोरिया में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजन इसका कब किया गया? 1988 में दोस्तों। और कहाँ, किसके अंतर्गत किया गया? तो आपका सियोल, दक्षिण कोरिया में, जो कि पड़ता है। आपका यहाँ से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, सियोल शांति पुरस्कार, इसको भी ध्यान में रखना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत और क्या होता है। 1992 में अल्बर्टविले फ्रांस में शीतकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन भी ओलंपिक के समान शहर और स्थान पे हुआ। दोस्तों इसके अंतर्गत ये तय हुआ कि जहाँ पे ओलंपिक होगा वहीं पे भी इसकी होस्टिंग होगी पैरा ओलंपिक खेलों की। इसके पहले ये अलग अलग स्पोर्ट इवेंट में हुआ करते थे, वहीं यही बात इसमें बताई गई है। आपके अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी दोनों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते का उद्देश्य था कि आपके प्रतिस्पर्धात्मक दोनों खेलों के एक मंच पे लाके प्रदर्शित किया जाए, अपनी क्षमता जहां एक साथ सब प्रदर्शित कर सके। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या बात कह रहा है ये, आइए अगले पेज पे चलते हैं, फिर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC
जैसा कि आप सबको पता है इसकी प्राचीन शुरुआत 786 ईसा पूर्व से हुई थी। तो उन सब पे बातों पे ना करते, आधुनिक ओलंपिक पे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संगठन है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का संचालन और संगठन करती है। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जो आपके आधुनिक ओलंपिक हो रहे हैं इस समय, इसकी स्थापना आपकी 1894 में पियरे डे कूबर्टिन द्वारा किया गया। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में लाजेन के अंदर हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है दोस्तों? मुख्यालय इसका लाजेन। लाजेन कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। IOC का उद्देश्य खेल के माध्यम से वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। चूँकि जब की ये बात है तब आपके विश्व युद्ध जैसे आपके वो चल रहे थे, इसका उद्देश्य था कि ये आपस में लड़ाई झगड़े ना करके खेल भावना में आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन, निर्धारण, नियम और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करता था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। अब आइए बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC एक वैश्विक संगठन है जो मतलब पूरे विश्व का एक संगठन बनाया गया है। ठीक, इसकी स्थापना 1989 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर आता है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो आपके स्पोर्ट इवेंट हैं ये आपके एग्जामों में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। और पैरा ओलंपिक पे आपको जैसे हुए, इसके लिए आपको कंटेंट बहुत कम मिल पाता है। इसके लिए आपको नज़र बहुत बनाए रखनी पड़ती है कि क्या है कैसा है। इसका एक साथ इतिहास बहुत कम मिलता है आपको। ठीक, इसीलिए हमने सोचा कि एक साथ इसका आपके वीडियो बना दिया जाए जिससे हमारे बच्चों को भटकना ना पड़े, एक साथ इनको सबको मिल जाए पूरा कंटेंट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। IPC का उद्देश्य विकलांग एथलीटों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देना और विकलांगता के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दोस्तों इसके अंदर क्या था कि जैसे विकलांग को हमारे समाज में थोड़ा सा नीचे वाली दृष्टि से देखा जाता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। इसी सोच के साथ इस खेलों का विकास किया गया ताकि जो आपके पैरा एथलीट होंगे वो अगर बेहतरीन प्रदर्शन करें तो समाज में उनको बेहतरीन तरीके से सम्मान मिलेगा। इसी के उद्देश्य से ये खेल आपके वैश्विक मंच पे बनाया गया। ठीक दोस्तों, आइए इसके विषय में कुछ और बातें करते हैं। भारत 1968 में पैरा ओलंपिक में तेल अवीव जो कि इजराइल में, उसके अंदर पहली बार शामिल हुआ। वहाँ से एक भी पदक प्राप्त नहीं कर सका। भारत अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में कब शामिल हुआ दोस्तों? तो 1968 के अंदर पहली बार इसका आयोजन खेला। जो कहाँ पे खेला? इजराइल में तेल अवीव एक जगह है वहाँ पे। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत इसमें के अंदर पैरा ओलंपिक में पदक कब जीता? तो भारत ने पहला पदक अपना 1972 में हैडलबर्ग जर्मनी के अंदर मुरलीकांत पाटेकर ने स्विमिंग के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट आपके लिए कि भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था इसके अंदर, या पदक, दोनों एक ही साथ पहली बार में सीधा हिट कर गए गोल्ड के लिए। मतलब कांस्य वगैरह नहीं थी, पहली बार आया पदक तो स्वर्ण ही सीधा आया। और वो भी कब आया? आपके 1972 में हैडलबर्ग जो कहाँ पड़ेगा? जर्मनी के अंदर। और क्या जीता था? गोल्ड। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और टॉपिकों पे चर्चा करते हैं। यह पैरा ओलंपिक 17वें संस्करण का आयोजित था। जो इस बार 2024 का आपका आयोजन था वो कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था दोस्तों। ठीक, उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। हाल ही में आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक का 33वां संस्करण। इसके पहले जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समाप्त हो चुकी हैं दोस्तों, वो कौन सा संस्करण था उसकी चर्चा की गई थी, वो 33वां संस्करण था आपके अंदर। ठीक, अब दोस्तों अगला आपका
पूछा गया। अगला शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान और कार्टिना है दोस्तों, ये टा है, ता की जगह कार्टिना इटली में होगा। अगला शीतकालीन, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि 2026 का ओलंपिक शीतकालीन सत्र, आपके ओलंपिक तो 4-4 साल पे होते हैं, लेकिन 2 भागों में बांटा, एक आपका शीतकालीन ओलंपिक हो जाता है, दूसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दोनों होंगे आपके 4-4 साल के अंतर पर, लेकिन ऐसा दर्शाया गया है जैसे अब ये 2026 में होगा। इसके पहले आपका ये शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था, तो 2022 के अंतर्गत हुआ था, ठीक। अब अगला आपका होगा 2026 में इटली के अंदर। दोस्तों इसको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि अगली होस्टिंग आपके एग्जामों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपका जीडी वाला है, 40,000 वैकेंसी यूपीपी की फिर आने वाली है, इन सब के लिए ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी 1952 में दिल्ली में स्थापित की गई। दोस्तों पहली आपकी भारत में पैरा ओलंपिक कमेटी कहाँ पे स्थापित की गई, दिल्ली में। किस सन के अंतर्गत स्थापित की गई, 1992 के अंतर्गत स्थापित की गई। इसके अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, देवेंद्र झाझरिया साहब हो जाएंगे। कौन, देवेंद्र झाझरिया। ये आपके भाला फेंक खिलाड़ी थे, भाला फेंकते थे खेलों। भारत, इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, भारत मिशन के प्रमुख, सेफ डी मिशन। दोस्तों ये हो जाएगा आपके, जो सफ़ेदी हो गया है, सेफ डी मिशन। सेफ डी मिशन यानी मिशन के प्रमुख। मिशन के प्रमुख आपके कौन थे, सत्य प्रकाश सांगवान। इन्होंने पैरा ओलंपिक आपके शुरू होने के पहले ही दावा कर दिया, कहा कि इस बार के पैरा ओलंपिक में हम 28 पदक ला रहे हैं। दोस्तों हुआ भी एक्चुअल में यही। इस बार पैरा ओलंपिक में, जैसा कि आप सबको पता हो गया है कि 29 पैरा ओलंपिक पदक लाए थे आपके, ठीक। और इन्होंने दावा कितने क्या किया था, पहले ही 28 का दावा कर चुके थे। समापन समारोह ध्वजवाहक, आपके समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। जैसा कि आपको पता है कि समारोह में आपका एक तो उद्घाटन समारोह में फ्लैग मार्च ध्वजवाहक होते हैं और दूसरे समापन समारोह पे, तो जैसा कि हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। इस बार भारत की रैंकिंग कौन रही, पदक तालिका में भारत इस बार 18वें स्थान पे रहा, जो कि अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछले बार टोक्यो ओलंपिक जो जापान के अंतर्गत हुआ था, उसमें भारत ने 19 पदक जीते थे। इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 29 पदक भारत ने इसके अंतर्गत जीता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। इस बार पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। क्या था, गेम्स वाइड ओपन, ठीक दोस्तों। और इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर जैसे हमने पिछली क्लासों में भी चर्चा कर दिया था कि फ्रीजियन कैप आपका कौन था, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीजियन कैप। और जैसा कि हमने ओलंपिक प्रतीक जो आपके 3 तरह के चिन्हों का किया था ना, लाल, नीला और हरा, उसको क्या कहा जाता था, एगिटोस, जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखना कि इसके लोगों को कहा क्या जाता है, एगिटोस। इस बार का इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, फ्रीजियन कैप। और इस बार का इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था, तो वाइड ओपन, आपका गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत ने इस बार किस खेल में कितने पदक जीते, ये आपके सामने अंक तालिका दी गई है। तीरंदाजी के अंदर भारत ने 1 स्वर्ण जीते और रजत 1 भी नहीं जीत पाए, कांस्य 1, तो टोटल आपके कितने हो गए, 2 पदक आपके तीरंदाजी के अंदर जीते। एथलेटिक्स में भारत को भर भर के पदक मिला है। कैसे, आइए देखते हैं। 4 आपके तो गोल्ड मेडल हो गए, 6 आपके रजत पदक हो गए, 7 कांस्य पदक हो गए। टोटल 17 पदक एथलेटिक्स के अंदर भारत को मिले हैं। आइए बैडमिंटन में देखते हैं। बैडमिंटन में आपके 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, यानी टोटल 5 पदक मिले हैं आपको। शूटिंग के अंतर्गत आपको फर्स्ट आपको
एक गोल्ड मिला, एक रजत मिला और 2 कांस्य मिला। दोस्तों टोटल आपके कितने पदक हो गए? 4। जूडो के अंतर्गत आपको गोल्ड तो एक भी नहीं मिला और सिल्वर भी एक नहीं मिला आपके, लेकिन ब्रांज 1 मिले थे दोस्तों, 1। आइए तो टोटल कितने हो गए आपके खेल के अंदर? 7 गोल्ड तो आपको मिल गए और 9 सिल्वर मिल गए और 13 ब्रांज मेडल। टोटल कितने पदक आपके हो जाते हैं? 29 पदक। आइए इन सब के एक एक खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे और किस कैटेगरी में किसने पाया है, इनके भी नाम की हम चर्चा करते हैं आगे। ठीक दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, चूँकि इस बार का भारत सबसे ज़्यादा अपने सारे पिछले बेहतरीन परिणाम रहा इस बार का इसका। आइए अब देखते हैं आपके एक एक खिलाड़ी किस कैटेगरी के अंदर पाए हैं। आपका अवनी लेखरा जो आपका फर्स्ट मेडल लेके आई थी, वो कौन थी खिलाड़ी? अवनी लेखरा। किस खेल के अंतर्गत लेके आई? शूटिंग में। कहाँ पे लेके आई? शूटिंग में। शूटिंग में आपके कौन सी प्रतिस्पर्धा थी? महिलाओं की 10 मीटर एयर स्टैंडिंग SH1, मतलब ये एक कैटेगरी बनाई जाती है कई खेलों के, उसके अंतर्गत कौन सा पदक लेके आई? स्वर्ण पदक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा पदक आपका किसने लेके आया? मोना अग्रवाल। किसके अंतर्गत लेके आई? शूटिंग के अंतर्गत। और कौन सी कैटेगरी थी? महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के अंतर्गत लेके आई। कौन सा पदक था इसमें? इनका पीतल था। ठीक, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीतल का मतलब आपके हो जाएगा ब्रांज, यानी कांस्य। ठीक, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना। और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। प्रीति पाल। प्रीति पाल किस में लेके आई आपकी? एक्चुअल में ये रेस के अंदर लेके आई, 100 मीटर और 200 मीटर। कैटेगरी कौन थी? महिलाओं की 100 मीटर T35 के अंतर्गत। कौन सा लेके आई? पीतल। ये दोस्तों एक पदक आपके आगे चल के और मिलेगा। प्रीति पाल ने आपके एक एथलीट के अंदर, मतलब एक गेम के अंदर 2 पदक लाने वाली पहली पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गई हैं। इनका नाम दोस्तों बहुत ज़रूर ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चूँकि आपकी ये फर्स्ट पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिसने एक ही खेल के अंदर 2 पदक लेके आए हैं। ठीक, 100 मीटर और 200 मीटर। आगे चल के मिलेगा इनका नाम। आपके चौथे हैं मनीष नरवाल, जो शूटिंग के अंदर, शूटिंग कौन से खेल के अंदर? शूटिंग। और किस कैटेगरी में लेके आए? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के अंतर्गत। कौन सा पदक लेके आए? सिल्वर, आपकी चांदी। और 5वां पदक भारत का रूबीना फ्रांसिस ने लेके आया। और किसके खेल के अंतर्गत लेके आया? शूटिंग में। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में लेके आई। और कौन सा लेके आई? आपकी ब्रांज, ब्रांज लेके आई। ठीक, अगला नाम ये फिर से देखो प्रीति पाल का आ गया। प्रीति पाल का इस बार किस में नाम आ रहा है? 200 मीटर, जैसा हमने चर्चा किया अभी जस्ट कि 6ठा पदक आपकी प्रीति पाल ने लेके आई, जिसमें आपके रेस थी। ठीक, महिलाओं की 200 मीटर थी 35, उसके अंतर्गत कौन सा पदक? कांस्य लेके आई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 7वां पदक निषाद कुमार ने लेके आया, जो कि ये भी आपकी ऊंची खेलों में आता है। इसको एक्चुअल में कॉमन नाम दे देते हैं एथलीट। एथलीट। ठीक दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा खेल था? पुरुषों की ऊंची कूद T47। जहाँ पे आपको व्यायाम मिलेगा वो सारे के सारे खेल एथलीट के अंदर माने जाते हैं। ठीक, और कौन सा पदक लेके आए? चांदी, सिल्वर। 8वां पदक योगेश कथुनिया ने लेके आया, जिसमें ये भी आपके डिस्कस थ्रो फेंक रहे थे। ये भी आपके एथलीट के अंदर आ जाता है। पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 के अंतर्गत कौन सा लेके आए? सिल्वर। 9वां पदक नितेश कुमार ने लेके आए। नितेश कुमार किसके अंतर्गत लेके आए? बैडमिंटन के अंदर। इनकी कौन सी कैटेगरी थी? दोस्तों कैटेगरी भी देखना, स्वर्ण पदक वालों का कैटेगरी आपको जरूर ध्यान में रखा है। एग्जाम में आपके करंट अफेयर में वही कैटेगरी उठा के दे देता है कि इस खिलाड़ी ने इस कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक लेके आया।
जब आपको कैटेगरी नहीं पता रहेगी दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमने पूरी कैटेगरी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया है, ताकि आपसे कहीं भी एक भी क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से जाने ना पाए। ठीक, तो नितेश कुमार ने बैडमिंटन के अंदर कौन सा लेके आया? आपके गोल्ड मेडल लेके आए, और साथ ही भारत का 9वां पदक भी भारत के झोली में लेके आए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 10वां पदक किसने ले आया? तुलसीमती मुरुगसेनन। किस खेल के अंतर्गत लेके आए? बैडमिंटन। बैडमिंटन की कौन सी कैटेगरी थी? महिला एकल SU5। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या लेके आया? चांदी यानी सिल्वर। 11वां पदक आपका मनीष रामदास ने लेके आया। मनीष रामदास ने किस खेल के अंतर्गत लेके आया? तो बैडमिंटन लेके आया। बैडमिंटन में कौन सी कैटेगरी थी? महिला एकल SU5। इन्होंने इसके अंतर्गत कौन सा पदक लेके आया? तो आपका ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं 12वां पदक किसने लेके आया। तो 12वां पदक दोस्तों आपके सुभाष यतिराज ने लेके आया। सुभाष यतिराज दोस्तों आपके IAS अधिकारी हैं, जो कुछ समय पहले प्रयागराज में पोस्टिंग थे, फिर इसके बाद आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर पोस्टिंग थे। और ये कौन से खेल से संबंधित थे? आपके बैडमिंटन से। इन्होंने पुरुष एकल SL4 के अंतर्गत लेके आया था चांदी। ये जब दोस्तों प्रयागराज में आपके DM थे तो इनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें पूछे थे पत्रकारों ने कि आप इसके अंतर्गत खेलते कब हो, जब आपको दिन में इतना सारा काम रहता है, आप जिले के अधिकारी हो, बहुत सारा काम रहता है। इन्होंने बताया था कि 10 से 11 बजे रात तक हम काम करते हैं, उसके बाद जाते हैं 3 से 4 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हम, तब जाके इस खेल के अंतर्गत आपके गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। गोल्ड तो अभी तक नहीं ला पाए दोस्तों, लेकिन आपके सिल्वर पिछली बार भी लेके आए थे, इस बार भी लेके आए हैं दोस्तों। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां पदक भारत के अंतर्गत कौन लेके आया था दोस्तों? तो राकेश कुमार और शीतल देवी। ये दोस्तों आपके कंबाइंड था। किसके अंतर्गत लेके आए? तीरंदाजी। ये आपका मिक्स्ड डबल्स खेल था। इसमें कौन सा? टीम कंपाउंड ओपन। इसमें दोस्तों 2 लोग एक साथ प्रतिभाग करते हैं। इसमें कौन सा पदक लेके आई है? आपका ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी दोस्तों। आपके 4था पदक भारत के अंतर्गत कौन लेके आया था? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने किसके अंदर? एथलीट के अंदर लेके आया था। एथलीट, इसमें हिंदी वाले में कोई कम। एथलीट में कौन सी कैटेगरी थी? भाला फेंक। भाला फेंक के अंतर्गत कौन सा लेके आया था? सोना आपका गोल्ड आया था भारत में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15वां पदक आपके भारत के अंतर्गत कौन सा आया था? नित्याश्री सिवान ने लेकर आया था। किस खेल के अंतर्गत लेके आया था? बैडमिंटन। बैडमिंटन में आपके कौन सी कैटेगरी हो जाती है? महिला एकल SH6। और कौन मेडल आया था? किस टाइप का मेडल था? तो आपके ब्रॉन्ज मेडल हो जाता है। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जीवन जी, 16वां पदक भारत की झोली में दीप्ति जीवन जी ने लेके आया था। कौन सा हो जाएगा? एथलीट। एथलीट में कौन सा आ जाते हैं? आपके जो रेसिंग 400 मीटर वाली रेसिंग थी, उसमें महिलाओं की 400 मीटर में, इसमें कौन सा पदक लेके आया? कैटेगरी कौन थी? T20। इसमें आपके ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। और 17वां कौन थे? 17वां पदक मरियम यप्पन थंगावेलु ने लेके आया था। ये किस खेल के अंतर्गत? आपके एथलीट, जो ऊंची कूद होती है, ऊंची, उसमें लेके आए थे। यहाँ पे एथलीट। ठीक, और आपके ऊंची कूद के अंतर्गत T6 T3 कौन सा पदक लेके आए थे? ब्रॉन्ज। आपका 18वां पदक शरद कुमार ने लेके आया था। कौन से खेल के? एथलीट। ये भी पुरुषों के ऊंची कूद में लेके आए थे। कौन सी कैटेगरी हो जाती है आपकी? 6T3। शरद कुमार जी ने कौन सा पदक लेके आया था? चांदी, जिसको हम सिल्वर नाम बोलते हैं, सिल्वर। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत ने और कौन सा पदक लेके आया? 19वां पदक भारत में अजीत सिंह जी ने लेके आया। अजीत सिंह ने किस में लेके आया? भाला फेंक के अंतर्गत के लेके आया। भाला फेंक के उन्होंने भारत के झोली में एक सिल्वर लेके आए थे। ठीक दोस्तों, तो कौन सा लेके आए? कौन सी कैटेगरी थी? F46। कौन पदक लेके आए? सिल्वर। 20वां पदक आपके सुंदर सिंह गुज्जर लेके आए। इन्होंने किसके अंतर्गत लेके आए? ये भी भाला फेंक कैटेगरी में थे, लेकिन कैटेगरी कौन सी थी इनकी? F46। क्या लेके आए आपके लिए? ब्रॉन्ज।
और आपके 21वां पदक सचिन खिलाड़ी के रूप में लेके आए। और कौन थे आपके 60 फुट के अंतर्गत या 46 के अंतर्गत लेके आए, जो आपका था सिल्वर पदक। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका देखते हैं 22वां पदक हरविंदर सिंह तीरंदाजी। ये दोस्तों कौन सी कैटेगरी थी? पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन। इसके अंतर्गत कौन सा लेके आए? सोना। तीरंदाजी में दोस्तों भारत का ये पहला स्वर्ण पदक था। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर किस में लेके आए? पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के अंतर्गत कौन सा पदक लेके आते हैं दोस्तों? सोना। 24वां पदक आपका कौन लेके आए दोस्तों? 24वां पदक आपके प्रणव शर्मा जी लेके आए। किसके अंतर्गत ले आए? क्लब थ्रो के अंतर्गत कौन सा पदक लेके आए दोस्तों? सिल्वर। आपके लिए कौन सा लेके आए? सिल्वर। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 25वां पदक आपके कपिल परमार जी ने लेके आया जूडो के अंतर्गत। जूडो में कौन सी कैटेगरी हो जाती है? पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 कैटेगरी है। कैटेगरी जरूर ध्यान रखना दोस्तों। और ख़ास करके आपके जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके, और आपको राज्यों के एग्ज़ाम देने हैं तो राज्यों के जो आपके खिलाड़ी हैं उनका ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ठीक दोस्तों, ये आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। प्रवीण कुमार 26वां पदक किसने लेके आया? प्रवीण कुमार जी ने। कौन सी स्पर्धा थी आपकी? पुरुषों की ऊंची को T64। इसके अंतर्गत सोना लेके आते हैं। भारत के अंतर्गत सोना लेके आए, एक पदक। दोस्तों, आपकी रैंकिंग कैसे तय होती है? आपकी रैंकिंग, आपके देश की रैंकिंग आपके गोल्ड के जरिए ही तय होती है कि आप जितना ज़्यादा गोल्ड लाओगे उतनी आपकी रैंक बेहतर हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके दो देशों के अंतर्गत गोल्ड बराबर हो गए तब फिर रैंकिंग कहाँ से तय होगी? तब सिल्वर से रैंकिंग तय होती है। और जब सिल्वर भी बराबर हो जाए तब ब्रांज से तय होती है आपकी। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 27वां पदक किसने लेके आया? 27वां पदक आपके हुकाटो होतजे सेमा ने लेके आया। कौन से कैटेगरी के अंतर्गत लेके आया? पुरुषों की 60 फुट F57 के अंतर्गत कौन सा पदक लेके आए? ब्रांज। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 28वां पदक किसने लेके आया? सिमरन किसके अंतर्गत ले आया? महिलाओं की 200 मीटर T12 कैटेगरी थी। इसके अंतर्गत कौन सा लेके आया? ब्रांज आपका लेके आया। ठीक दोस्तों, 29वां कौन सा है? और लास्ट पदक नवदीप सिंह ने किसके अंतर्गत लेके आया? आपके भाला फेंक के अंदर कौन सी कैटेगरी थी आपकी? F41 कैटेगरी। वह 41 के अंतर्गत कौन सी लेके आते हैं? सोना। दोस्तों, ये आपका अंतिम सोना भारत में आया, मतलब इस बार पैरा एथलीट के अंतर्गत जो आया। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, इस विषय में और चर्चा करते हैं। आइए अब एक एक खिलाड़ी जो इस बार के खेलों में सर्वश्रेष्ठ या तो पहली बार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा उनके विषय में बात करते हैं। जैसे आपकी अवनी लेखरा है। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यानी इस बार तो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत आपकी फर्स्ट गोल्ड मेडल तो लाई ही थी, लेकिन इसके पहले भी अपने प्रतिस्पर्धा को में एक गोल्ड भारत के लिए लेकर आई थी। वह 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में उन्होंने अपने खिताब को बरकरार रखते हुए विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया। उनके इस प्रदर्शन से न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को गौरव का अनुभव कराया। दोस्तों, जब आपके खिलाड़ी बाहर जाते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो दोस्तों आपके देश का नाम होता है। ये अपने लिए कम, देश के लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये देश के लिए खेल रहे हैं। ठीक दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। धर्मवीर और प्रणव शर्मा, इनके विषय में बात करें। धर्मवीर और प्रणव शर्मा ने एथलेटिक्स में क्लब थ्रो F51 जैसा कि अभी चर्चा करें स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। धर्मवीर ने 92 मीटर की दूरी तक क्लब थ्रो फेंककर एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया। दोस्तों, एशिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा दूरी का आपने क्लब थ्रो 92 मीटर के फेंक की पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने नाम कर लिया। इस प्रदर्शन के साथ धर्मवीर ने एथलेटिक्स में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक लेके आए। दोस्तों,
अभी जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि धर्मवीर जी ने पहला स्वर्ण पदक इस खेल के अंतर्गत भारत के लिए लेके आए हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब संबंध में इनके बात करते हैं भारत में खेल विकास और एथलीटों से संबंधित। भारत सरकार आपके अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम चलाती हैं खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए, खेलों को पुरस्कार देने के लिए। तो आइए इसमें हम चर्चा करते हैं। आपका कौन सा है? खेलो इंडिया। 2018 के अंतर्गत आपके केंद्र की सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था खेलो इंडिया, जिसका उद्देश्य था कि भारत में खेलों को बढ़ावा दिया जाए। तो क्या था? खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई, जिसका उद्देश्य देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके तहत उभरते हुए युवा खिलाड़ियों का चयनित किया जाता है और उनकी खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण का पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा आपके एक कार्यक्रम और चलाया गया था, वो कौन सा था? राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDP। यह कोष 1998 में खेल और एथलीटों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया जाता था। दोस्तों जैसा कि कहा जाता था कि अगर खेलने लगोगे तो आपका खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? भाई खेलने के लिए कुछ होता है ना, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखा है, नहीं तो आपके कौन जाएगा? सब सरकारी नौकरी और यही काम के पीछे भागेंगे तो खेलेगा कौन? खेलेंगे नहीं तो हमारे शारीरिक विकास और इसको प्रतिभा का हनन हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए सरकार ने एक कोष बनाया 1998 में खेल और एथलीटों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उच्च स्तरीय खेलों के लिए अवसंरचना विकसित करना और कोचिंग और प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं बढ़ाना दोस्तों। ठीक, आपका इसके बाद और आ जाता है एक और था भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, जो आपके 1984 में स्थापित किया गया। ये SAI देशों में खेलों के विकास, खिलाड़ी प्रशिक्षण और खेल कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रमुख संस्था है। SAI के पास कई खेल प्रशिक्षण केंद्र और संस्थान हैं जहां एथलीटों को उन्नत तरह की कोचिंग दी जाती है। तो वहां आपके आधुनिक सुविधा युक्त होते हैं, जो आपके यहाँ प्रशिक्षक वगैरह बेहतरीन तरीके से नियुक्त किए रहते हैं। अगला आपका दिव्यांगजनों के क्रीड़ा और खेल योजना। दोस्तों पैरा एथलीटों खिलाड़ी को भी यहाँ ध्यान में रखकर सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था रखी थी। सरकार ने दिव्यांग एथलीटों के लिए विशेष योजनाएं चलाई ताकि उन्हें खेलों के अवसर और समर्थन मिल सके। इसके तहत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिनमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी शामिल है। दोस्तों अगर सरकार प्रोत्साहन न करती तो अब तक का अगर सब ओलंपिकों में भी लिया जाए, आपके जो सामान्य ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्म ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, तो और पैरा एथलीट, इन सब के अंतर्गत आपका भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पैरा एथलीट का ही इस बार का रहा है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड इसी के अंतर्गत लेके आए हैं आप। ठीक, तो अगर इनके इतना प्रोत्साहन ना दिया जाता तो भारत इतने बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता था? तो सरकार ने इसका भी ध्यान रखा और आपकी एक स्कीम और चलाई इसके लिए दोस्तों। वो अगली स्कीम क्या थी? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। मतलब टारगेट किया जाता है ओलंपिक के लिए मंच प्रदान करना, मतलब ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कराना। उस उद्देश्य से TOPS का उद्देश्य भारतीय एथलीटों को ओलंपिक में पदक जीतने के लिए आवश्यक समर्थन और सुविधाएं प्रदान करना। आपका एक गेम और इसके अंतर्गत आयोजित किया जाता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। यह कार्यक्रम दिव्यांग एथलीटों के लिए खेलों के आयोजन का प्रमुख मंच है। इसके माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों ये सब तो ठीक है, इसके बाद आपके एक पुरस्कार भी दिए जाते हैं खेलों के अंतर्गत। कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? भारत सरकार एथलीटों और कोचों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने। दोस्तों क्या होता है कि आपके जब सरकार प्रोत्साहित करती है इन सब पुरस्कार, तो आपका मन ये होता है कि हम कितना सा कितना बेहतरीन अपना प्रदर्शन दे सके या इस टारगेट को अचीव कर सके।
तो उसके अंतर्गत आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपके किसको दिया जाता है? आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा ना, उन्हीं के नाम पे रखा गया हो। वो क्या थे? गुरु थे। तो ये किसको दिया जाएगा? जो आपके कोच वगैरह, जो आपके प्रशिक्षक होते हैं। जैसे आप बेहतरीन प्रदर्शन करोगे और आपके सानिध्य में कई खिलाड़ी आपके बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके गुरु का नाम आप ही करोगे ना। चूँकि गुरु तो ये होता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, गुरु तो वहीं रहता है लेकिन आपको आगे बढ़ाता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कुछ खिलाड़ी आपके थे जैसे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल बड़े, इनकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वाली है दोस्तों। चूँकि पैरा एथलीट ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको देख के हमें एक अलग तरीके से मोटिवेशन आता है। चूँकि ये होते किस कैटेगरी के हैं? दिव्यांग। अब सोचो कि नॉर्मल आदमी कुछ नहीं अचीव कर रहा है, ये तो सब आपके दिव्यांगजन होते हैं। इनका एक पैर नहीं है, उसके बाद भी ये भाला फेंक कैटेगरी में सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, वो भी पूरी दुनिया के अंतर्गत। तो सोचो ये प्रेरणादायक कहानी नहीं है? भाला फेंक दिग्गज सुमित अंतिल ने पुरुषों की F64 भाला फेंक प्रदर्शन में 59 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। 59 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका था इस प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में अपने ही पूर्व रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा और पैरा ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बनाया। 2020 के बाद सुमित का यह पहला प्रदर्शन उन्हें लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बनाता है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं प्रवीण कुमार के विषय। प्रवीण कुमार ने ऊंची को T64, इनकी कैटेगरी कौन हो जाती है दोस्तों? T64 में एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह पदक भारत के लिए एथलेटिक्स में 6ठा स्वर्ण पदक था और भारत के पैरा ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीति पाल, जैसा कि मैंने कहा था कि इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखा है, और उत्तर प्रदेश वाले करके तो विशेष ध्यान रखेंगे चूँकि ये उत्तर प्रदेश की आपकी निवासी हैं। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक जीता। यह भारत के लिए पैरा ओलंपिक ट्रैक स्पर्धाओं में पहला पदक था। इसके बाद 200 मीटर रेस में भी कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारत की पहचान सबसे सफल पैरा एथलीट के रूप में स्थापित की, क्योंकि वह एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन के दौरान जब इनका नाम आया था तो पहले ही चर्चा कर चुके थे कि एक ही खेल के अंतर्गत एक ही आपके उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और वह पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक दोस्तों, 400 मीटर के अंतर्गत पहली महिला थे। शीतल देवी दोस्तों, ये तीरंदाजी में आपके राकेश कुमार के साथ मिलकर लगा। दोस्तों इसमें इनकी और भी मोटिवेशन कहानी ये है कि उसमें जितने भी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे या भाग ले रहे थे सबके पास तो हाथ था। चूँकि इसमें कौन सा था? मिक्स्ड डबल था, तीरंदाज दोस्तों, तीरंदाजी के अंदर। लेकिन शीतल देवी ने दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी आपके कांस्य पदक भारत के लिए लेकर आई। वो भी उम्र इनकी देखिए 17 वर्ष में। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यही है कि हमारे आपके खेलने में जितने समझते हैं हमारा अभी बचपना चल रहा है, ये दोस्तों उसके अंतर्गत आपके भारत के लिए विश्व रिकॉर्ड बना के पदक ला रही हैं भारत के झोली में। तो शीतल देवी ने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स टीम क्वालिफिकेशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। केवल 17 साल की उम्र में शीतल ने कांस्य पदक जीतकर भारत की सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। आइए दोस्तों अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। हरविंदर सिंह। दोस्तों हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। जैसा कि मैंने अभी पदक के दौरान चर्चा किया था कि हरविंदर सिंह जी ने तीरंदाजी में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। उन्होंने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में यह शानदार उपलब्धि हासिल की। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों पैरा एथलीट के अंदर आपके लगभग हमने सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कहाँ से कैसे क्या पूछा जाता है सब के सब कवर कराने का प्रयास किया। दोस्तों हमारी क्लास कैसे लगी आप लाइक कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। पदक विजेताओं को 2024 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे राशि होगा, क्या हो जाएगा, राशि की घोषणा कर दी है। जैसा कि आज दोस्तों भारत सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए जो इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है उनके लिए आज घोषणा कर दी कि स्वर्ण पदक विजेता को कितने दिए जाएंगे, 75 लाख रुपए, और रजत पदक विजेता को 50 लाख और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए, और मिक्स स्पर्धा जिसमें आपके शीतल कुमारी का नाम अभी बता रहे थे में 22.5 लाख रुपए की घोषणा की है। ठीक दोस्तों, आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। जैसे आपके अभी खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, खेल मंत्री, और दूसरा आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, नहीं बाकी मिलते हैं फिर आपके लिए हम और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन अब नेक्स्ट डे से लाते रहेंगे। ये हमारी क्लास कैसे लगी पैरा ओलंपिक की, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।